Hello and good morning everyone. I welcome you all at OSIS. I hope everyone is doing well. So today is 27 December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So let's see the topics today which we are going to discuss here. First article is Dr. मनमोहन सिंह. आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे उनकी कल यहाँ पर इनका स्वर्गवास हो चुका है. तो ये आपका द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस पूरे न्यूज़पेपर में तो ये है ही. तो इनके बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी. फिर हम बात करेंगे पीएम बाल पुरस्कार. फिर है हमारा बेल्जियम सेशन की कांग्रेस यहाँ पर क्या करना चाह रही है. यहाँ पर कांग्रेस का सेशन होने वाला है. नेक्स्ट है हमारा अनअवॉइडेबल ट्रेजेडी के बारे में जिसमें हम बात करेंगे क्राउड के बारे में. फिर है हमारा कजाकिस्तान रेयर मिनरल्स के बारे में. ये हमारे आर्टिकल्स हैं एडिटोरियल के, इन्हें हम डिस्कस करेंगे. तो ये टॉपिक्स हैं, देख सकते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं काफी ज्यादा. ये सारे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 टॉपिक्स तो आपकी प्रीलियम बेस्ड यहाँ पर फैक्ट्स निकल कर आ जाते हैं और यहाँ पर हम इनका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे. सो ये टॉपिक्स हैं, आप मेक श्योर करें कि वीडियो को एंड तक देखें सो दैट यू कैन कवर अप ऑल दीज टॉपिक्स हियर. एंड फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल EdWordsIS. लिंक इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यू कैन डायरेक्टली सर्च, यू विल फाइंड दिस चैनल ओवर द टेलीग्राम हियर. एंड आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें. तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये आपका इंडियन एक्सप्रेस में है. डॉक्टर सिंह वॉक्स इनटू हिस्ट्री. अब ये हमारे लिए क्या बन चुके हैं, एक हिस्ट्री बन चुके हैं. अब जब भी आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है ना, कि इन्होंने क्या किया था 1991 जो एलपीजी रिफॉर्म में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है ना. फाउंडेशन ऑफ न्यू इंडिया टू बी सेट ही सेट बिफोर 1991 बजट. ठीक है. फिर आप द हिंदू में भी देखेंगे नेशन मॉन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह द इकोनॉमिस्ट रूरल क्रेडिटेड विथ लिबरलाइजेशन. तो जब भी यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म की बात आती है तो आपके माइंड में एक नाम जो आता होगा वो किसका आता है, यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का. ओके चलिए आगे बात करते हैं, हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं. तो ये देखो ये तो ऐसे फैक्ट्स पूछे नहीं जाएंगे लेकिन हम जनरल यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो इनका जन्म होता है 26 सितंबर 1932 को. ये पंजाब प्रोविंस में जब इंडिया अनडिवाइडेड था. ओके 1932 की बात है. अनडिवाइडेड इंडिया पंजाब प्रोविंस में इनका जन्म होता है. इन्होंने अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी 1948 से अपना मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन कंप्लीट किया है. हिज एकेडमिक करियर टुक हिम इनटू पंजाब टू यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज. ये इतने अच्छे थे मतलब एकेडमिकली. फिर ये पंजाब यूनिवर्सिटी से कहा कैम्ब्रिज में जाते हैं. फिर यूके वेयर ही अर्न फर्स्ट क्लास ऑनर डिग्री इन इकोनॉमिक्स इन 1957. तो देखिए उस टाइम की बात है. इन्होंने 1957 में ऑनर ऑफ डिग्री कहाँ से, कैम्ब्रिज यूके से यहाँ पर की है. उसके बाद इन्होंने डीफिल भी इकोनॉमिक्स में किया. मतलब इनका पूरा जो बैकग्राउंड अगर हम देखें वो इकोनॉमिक्स का ही रहा है. सो दिस प्रेजेंट अ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट एज अ सेक्रेटरी जनरल इन अ साउथ कमीशन इन जेनेवा बिटवीन 1987 टू 1919. इनको इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा नॉलेज था और इनको देखो यहाँ पर जो साउथ कमीशन इन जेनेवा था उसमें इनको सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट किया गया था. 1971 की बात करते हैं. डॉक्टर सिंह ज्वाइन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर इन द कॉमर्स मिनिस्ट्री. तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री थी उसमें उन्होंने एज अ इकोनॉमिक एडवाइजर ज्वाइन किया था. ठीक है. उसके बाद दिस वॉज सून फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन होते हैं और ये क्या करते हैं, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना है. तो इन 1972 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. आपको यहाँ पर ये बताना है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का रोल क्या होता है. ठीक है. फिर हम बात करेंगे अमंग दी मैनी गवर्नमेंटल पोजीशंस डॉक्टर सिंह दैट ऑक्यूपाइड अ सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. फिर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी भी यहाँ पर बन जाते हैं. देखिए आप लोगों को पता है कि जो सेक्रेटरी और ये सारी जो पोजीशन होती हैं वो जब हम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं जो आईएएस ऑफिसर्स ये होते हैं यही होते हैं. लेकिन देखो इन्होंने ऐसा कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया था है ना, इनको ये पोस्ट मिल गई. तो यहीं से क्या आता है आपका लेटरल एंट्री वाला, मतलब कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ लेटरल एंट्री. फिर ये डिप्टी चेयरमैन होते हैं किसके, प्लानिंग कमीशन के. गवर्नर भी होते हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के. एडवाइजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी ये चेयरमैन रह चुके हैं. देखो बहुत सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पर. सो इन व्हाट वाज द बिकम अ टर्निंग पॉइंट in the economic history of independent India. Dr. Singh spent 5 years between 1991 to 1996 as a India's finance minister. ये 1991 से 1996 तक इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी आपके रहे हैं. ठीक है. ये क्लियर हुआ आपको पॉइंट. फिर उनका जो रोल रहा हम आप सभी को पता है
सब लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, एलपीजी जो रिफॉर्म यहाँ पर होता है। उसके बाद इनके कुछ अवार्ड्स हैं, लाइक द मोस्ट प्रोमिनेंट आर इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण 1987 में, जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेमेट्री अवार्ड ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस में इनको ये अवार्ड मिलता है, एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो इनको एशिया मनी अवार्ड भी यहाँ पर मिलता है, यूरो मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर, एडम स्मिथ प्राइज फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ये भी इनको मिलता है, राइट्स प्राइज फॉर डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मेंस एट सेंट जॉन्स कॉलेज इन कैम्ब्रिज, ये भी इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं। और ये आपके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं कब से कब तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑन 22 मई आफ्टर 2004 जनरल इलेक्शन एंड टुक द ओथ ऑफ ऑफिस सेकेंड टर्म इन द 22 मई 2009। तो ये 2 बार आपके क्या रह चुके हैं, मतलब 2 टर्म्स के लिए ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी महानता के बारे में, और ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में हैव स्लो डिमांड फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसने क्या कर दिया, डिमांड को स्लो कर दिया है। डिमांड स्लो कैसे हो गई, डिमांड स्लो ऐसे हो गई जैसे कि आप सभी को पता है इन्फ्लेशन होता है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो एक्शन में आती है, और जो रेट्स होते हैं आपके रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स, उनमें चेंजेस होते हैं। अब रेपो रेट जब आपका क्या होता है, इंक्रीज बढ़ जाता है, इसका मतलब इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स आपके जो इंटरेस्ट है ना, आपके जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज ऑल्सो हाई, इंटरेस्ट रेट भी आपका हाई हो जाता है, राइट। और इंटरेस्ट रेट जब यहाँ पर हाई होता है तो इससे क्या होता है, लोग जो है पैसा कम खर्च करते हैं, तो चीजों की जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का यहाँ पर कहना है। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या निकल कर आता है, अभी तो ठीक है ये चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, हम बात करेंगे किसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी में मतलब जो ये आपका बजट और ये सारी चीजें होती हैं वो आपका फिजिकल पॉलिसी में होता है। मॉनेटरी पॉलिसी आप अब देखते हैं, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी रिफर एज द मेजर्स एंड एक्शन इंप्लीमेंटेड बाय आरबीआई। जो आरबीआई एक्शन लेता है, जो आरबीआई मेजर्स लेता है कि किस तरीके से हमें इंटरेस्ट रेट को रखना है, कैसे क्या करना है, तो ये सारे जो काम मतलब जो आरबीआई करता है पैसों को लेकर, वो जो पॉलिसी यहाँ पर फॉर्मुलेट करता है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। एंड फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बजट वगैरह उनका बनता है, सारी चीजें होती हैं वो आपकी फिजिकल पॉलिसी में आती है। ठीक है, सो आरबीआई टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। फिर इसका एम क्या है, इट्स एम टू अचीव वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब इसमें आपको ये फैक्ट याद रखना है, इट इज अ पॉलिसी अंडर विच आरबीआई यूजेस मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनका यूज करके, ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस किया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, की इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सलरेट करना, प्राइस स्टेबिलिटी रखना, एक्सचेंज रेट यहाँ पर स्टेबलाइज हो, बैलेंसिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। सो देखो आपकी यहाँ पर 2 टाइप्स की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है कॉन्ट्राडिक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जैसे कि आपका नाम से ही यहाँ पर समझ में आ रहा हो कि एक्सपेंशनरी मतलब इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। आप क्या कर रहे हैं, जैसे मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो लोग खर्च ज्यादा करेंगे, स्पेंड ज्यादा करेंगे, इट मीन्स यहाँ पर चीजों की जो डिमांड होगी वो और ज्यादा होगी। सो इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंशनरी में आपका जो रेपो रेट्स होते हैं, बैंक रेट होते हैं, एसएलआर होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और ये सारे जितने भी रेट्स होते हैं उनको लो कर दिया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो आप क्या करेंगे, हाँ आपके पास ये अच्छा टाइम है कि हम यहाँ पर लोन ले लें और हमारे जो भी काम है उसको निपटा दें। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट हाई होती है तो हम वेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या हो जाए, लो हो जाए। एंड कॉन्ट्राडिक्शनरी में क्या होता है, मनी सप्लाई आपका डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, इसमें इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है जिससे कि जो डिमांड्स होती हैं वो आपकी डिक्रीज हो जाती हैं। क्लियर दिस पॉइंट।
क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की होती है। अब कुछ हम टूल्स की बात करते हैं कि हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं, मतलब मॉनेटरी इस पॉलिसी में कुछ टूल्स हैं जिसके थ्रू हम मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। तो आपके 2 टाइप्स के हैं, एक है आपका क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स में क्या है, चेंजिंग द CRR और बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये सारी चीजें क्या है, अभी हम धीरे धीरे करके एक बार पढ़ेंगे, आपको यहाँ घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि क्या टर्म्स आ गए हैं। क्वालिटेटिव देखो, क्वांटिटेटिव यहाँ पे क्वांटिटी की बात की जा रही है, एंड क्वालिटेटिव में यहाँ पर क्या होगा, लाइक परसुएशन बाय RBI टू डिस्करेज और इनकरेज लैंडिंग इन कमर्शियल बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक्स को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वालिटेटिव, कि आपको कितना यहाँ पे लोन देना चाहिए, किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, कैसा क्या है, तो उनको या तो इनकरेज किया जाता है, उनको परसुएट करना, डिस्करेज करना, ये RBI के काम पे होता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की। क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं, उसमें पहला हमारा है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, used to aid bank in adjusting the daily fluctuation in liquidity। तो ये क्या किया जाता है, बैंक्स को एड मतलब कि हेल्प प्रोवाइड की जाती है कि उनका जो डेली फ्लक्चुएशन होता है उसमें उसके लिए यहाँ पर बैंक को ये दिया जाता है। अलाउ बैंक टू पार्क देयर एक्सेस मनी विद RBI इन केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी। अब फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर बैंक है, मान लीजिए SBI है, SBI के पास बहुत पैसा आ गया, ठीक है, तो SBI अब क्या करेगा, कुछ पैसा RBI को यहाँ पर दे देगा कि हाँ आप इसको क्या करिए, मैनेज करिए, हम अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे जो लिक्विडिटी होगी वो कम होगी। अगर RBI के हाथ में SBI के हाथ में बहुत सारा पैसा रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन यहाँ पर देते रहेंगे और डिफॉल्ट होने के चांसेस भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सो अवेल लिक्विडिटी फ्रॉम दी RBI एट द टाइम ऑफ डेफिसिट एंड ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहाँ पर 2 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको वो करने के, एक होता है आपका रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो इसके बारे में आप सभी को पता है रेपो रेट क्या होते हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट की, तो इसको मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगी। हम जो मेन पॉइंट्स हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब कि जैसे कि मार्केट में अगर पैसा आ गया है, ज्यादा है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, अगर मार्केट में पैसा कम है तो कैसे यहाँ पर पैसों की सप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के तहत क्या किया जाता है, मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको संभाला जाता है। फिर है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, बाइंग और सेलिंग ऑफ बॉन्ड इशूड बाय गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उसको सेल करना, उसको बाय करने का काम जो होता है इस ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है, इंटरेस्टेड टू द सेंट्रल बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे बॉन्ड इशू करती है, लेकिन इसको मैनेज करने का काम किसका होता है, यहाँ पर RBI का होता है और इस मॉनेटरी पॉलिसी का होता है। व्हेन RBI बाइज द गवर्नमेंट बॉन्ड, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस। अब देखो मार्केट में क्या है, आपके बॉन्ड है, ठीक है, तो RBI ने क्या किया, इसको खरीद लिया तो RBI पैसा दे रहा है, इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड व्हेन RBI सेल्स द गवर्नमेंट बॉन्ड, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिक्रीजेस। अब फॉर एग्जांपल RBI के पास बहुत सारे बॉन्ड है, तो उसने क्या किया, पैसे ले लिए और बॉन्ड यहाँ पर मार्केट में दे दिया, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पैसा RBI के पास आ गया ना, सिर्फ बॉन्ड जा रहे हैं, तो इससे मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये क्लियर हुआ। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इसमें क्या है, परमानेंट इन नेचर विदाउट एनी प्रॉमिस फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू बाय और सेल द बॉन्ड बैक। तो ये परमानेंट नेचर होता है, इसमें कोई प्रॉमिस ऐसा नहीं किया जाता सेंट्रल बैंक के द्वारा कि कब इसको खरीदना है, कब इसको वो बेचेंगे, उन्होंने ले तो लिया लेकिन उनको सेल कब करना है, दे नोट। रेपो ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो में क्या होता है, when there is an agreement to sell the purchase bond। यहाँ पर जब एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जो उन्होंने बॉन्ड परचेस किया उसको बेचना है बाय द सेंट्रल बैंक, द एग्रीमेंट इज कॉल्ड रीपर्चेस एग्रीमेंट और रिपो। तो ये जो एग्रीमेंट होता है उसको रीपर्चेस एग्रीमेंट कहते हैं। देखिए RBI के पास, सेंट्रल बैंक के पास यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है, उन्होंने परचेस किया था, लेकिन अब उसको वो क्या करना चाहते हैं, किसी एग्रीमेंट के तहत उस बॉन्ड को वो बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रीपर्चेस एग्रीमेंट और रेपो। Central bank may sell the securities through the agreement which has specification about the rate and price at which it will be repurchased। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ही डिसाइड कर लेती है अपना। फिर देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस एट वेरियस मैच्योरिटीज इंक्लूडिंग ओवरनाइट, 7 days, 14 days एंड हैज बिकम द मेन टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही यहाँ पर जो मैच्योरिटी पीरियड है उसको वो डिसाइड कर लेती है. सो ओपन मार्केट ऑपरेशन आर पार्ट ऑफ द स्टेलाइजेशन प्रोसेस ऑफ आरबीआई. अब देखो, एक होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. अब ये क्या है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? अ पैनल रेट एट विच स्केड्यूल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई. जो आपके स्केड्यूल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई से यहाँ पर पैसे को बोरो करते हैं. ठीक है, अब दे कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई अंडर द एलएफए विंडो ऑलवेज फिक्स्ड एट अ हायर रेट देन द रेपो रेट. तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है. रेपो रेट इज यूजली हायर देन द रिवर्स रेपो रेट. आपको ये याद रखना है कि जो रेपो रेट होता है वो यूजली अगर हम देखें तो रिवर्स रेपो रेट से आपका हाई होता है. फिर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की. सो ये एक टूल है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू लेंड मनी टू बैंक फॉर 1 to 3 years एट अ करेंट रेपो रेट. फॉर एग्जांपल आज के टाइम का अगर जो हम रेपो रेट देखते हैं वो मान लीजिए 6% है. तो इसी रेट पर यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को यहाँ पर पैसा लेंड करती है. तो दैट इज लॉन्ग टर्म ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन. ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, एट विच रेट एट विच लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक. मतलब जो रेट अभी चल रहा है उसी रेट पर हमने क्या किया, कमर्शियल बैंक को मनी यहाँ पर दिया है. तो वो आपका बैंक रेट होता है. तो जैसे अगर अभी 6% है तो कल 7% हुआ तो ये आपका रेट यहाँ पर चलेगा. सो बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट लोन्स टेकन बाय कमर्शियल बैंक बिकम मोर एक्सपेंसिव. दिस रिड्यूसेस द रिजर्व्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक एंड हेंस डिक्रीजेस मनी सप्लाई. ठीक है, अब हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर लेते हैं. तो इसमें आपका क्या है, एक मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स है, दूसरा है यहाँ पर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, एंड तीसरा है आपका मॉरल सुसाइड. सो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में कमर्शियल बैंक सेट अ मार्जिन. यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मार्जिन सेट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड लोन वैल्यू टू ग्रांट. कि मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है और कितना किस रेट पर उनको लोन देना है, इस बेसिस पर वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट यहाँ पर रखते हैं. सेलेक्टिव क्रेडिट की बात करते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट सेलेक्टिवली इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक सेक्टर. है ना, कि इस स्पेसिफिक सेक्टर में हमने एक चीज को सेलेक्ट करके रखा है कि कितना कैसा क्रेडिट करना है. तो वो इसके तहत यहाँ पर क्या होता है, जिससे कि उनको नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्टर पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. ठीक है, तो देखो एक बार हम इसमें देख लेते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव. इसमें मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मॉरल सुसाइड. और इसमें डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट में सीआरआर होता है, एसएलआर होता है और रीफाइनेंस फैसिलिटीज होती हैं. इसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, बेस रेट, एमसीएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएस, एलएएफ. तो ये आपके इनडायरेक्ट क्वांटिटेटिव टूल्स है. तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा. चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी अनवेल एट वीरा सोधा. तो देखिए इसमें आपको इस आर्टिकल में इन्वॉल्व होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए. दिस वाज अ पार्ट ऑफ 2 day सेमेट्री सेलिब्रेशन ऑफ 1924 कांग्रेस सेशन इन बेलगावी. तो बेलगावी में क्या हुआ था आपका, 1924 में ये सेशन हुआ था. अब ये सेशन को 26 एंड 27 ऑफ दिसंबर, हाँ 2 दिन है. तो इसमें यहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है, 100 साल पूरे हो चुके हैं. तो इस 100 years की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सेशन कर रही है. तो देखो हम इसके बारे में देख लेते हैं. कांग्रेस इज ऑर्गेनाइजिंग 2 day इवेंट्स इन अ बेलगावी. प्रीवियसली इसको बेल्जियम कहा जाता था, ये कर्नाटका के बीच में है. ऑन December 26 and 27 मार्क द सेमेट्री ऑफ महात्मा गांधी प्रिसाइडिंग ओवर हिस्टोरिक बेलगम सेशन इन 1924. तो ये जो सेशन था यहाँ पर गांधी जी ने क्या किया था, इसको प्रिसाइड किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा. ठीक है, दिस इवेंट इंक्लूड द एक्सटेंडेड सेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमिटी एंड रैली. 1924-7 की बात करते हैं. सो बैकड्रॉप अगेंस्ट द 1924 बेलगम सेशन वाज हेल्ड आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन 1924. महात्मा गांधी वाज ट्रबल्ड बाय द लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड कांग्रेस फैक्शनलिज्म. तो यहाँ पर 1924 में क्या होता है, महात्मा गांधी जी जेल से बाहर आते हैं, लेकिन उनको ये ट्रबल होता है, वो ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम यूनिटी में फ्रैक्शन देखने को उनको मिलता है. So Mahatma Gandhi was in prison in February 1924 for his involvement in non-cooperation movement against British rule. तो 1924 फरवरी में वो जेल में थे क्यों, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है महात्मा गांधी जी का, इसलिए जो ब्रिटिश होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो उनको जेल में डाल देती है. तो ये 1922 में अरेस्ट होते हैं, चार्ज ऑफ सेडिशन फॉर राइटिंग 3 articles यंग इंडिया दैट क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसके चलते भी उनको अरेस्ट किया जाता है. गांधी वॉज सेंटेंस्ड फॉर 6 years in prison but was released early in 1924 after serving about 2 years due to health concerns. ठीक है,
सो पार्टिसिपेशन बात कर लेते हैं 1924 के सेशन में। तो कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, लाइक इसमें कांग्रेस सीनियर लीडर आपके जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू, खिलाफत मूवमेंट लीडर्स मोहम्मद अली जौहर एंड शौकत अली अमंग अदर्स। सिग्निफिकेंस क्या है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, इस सेशन को प्रिसाइड किया था। ठीक है, ये एक ऐसा सेशन था जिसमें मतलब कि महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। ईस्ट वाइल बॉम्बे स्टेट मेकिंग द ओनली टाइम ही हेल्ड द पोजीशन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो देखो वो इतनी बड़ी पोजीशन में थे, सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, सब कुछ वो जो बोल देते एक टाइम पर तो वही होता, लेकिन वो कभी भी ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं महात्मा गांधी जी ने। और ये एक पहला सेशन था जिसके वो यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर वो प्रेसिडेंट रहे और इस सेशन को उन्होंने क्या किया था, प्रिसाइड किया था। इसलिए ये जो सेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस सेशन गांधी प्रेजेंटेड हिज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, कम्युनल हार्मनी एंड स्वराज। तो इस सेशन के दौरान उन्होंने उनके जो ये 3 आइडिया थे उसको उन्होंने प्रेजेंट किया था। ही सर्व एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट फ्रॉम दिसंबर 1924 से लेकर 1925। तो ये ज्यादा दिन तक प्रेसिडेंट नहीं रहे, दिसंबर 1924 अभी जैसे दिसंबर चल रहा है और अप्रैल 1925 तक ही ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं महात्मा गांधी जी। तो आपको ये फैक्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 17 चिल्ड्रन रिसीव अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल अचीवमेंट। तो ये आपका कौन सा अवार्ड है, इस अवार्ड की अगर हम बात करते हैं इसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो ये अभी 17 बच्चों को क्या हुआ है, ये पुरस्कार मिला है। तो इस अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। सो इट इज ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट द एनर्जी, determination, ability, zeal and enthusiasm of our children. It is the highest civilian honor for children in India. तो बच्चों के लिए अगर हम देखे जाए तो ये हाईएस्ट सिविलियन आपका क्या होता है, ऑनर होता है। सो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये अवार्ड आपका एनुअली यहाँ पर होता है। जो बच्चों मतलब 7 कैटेगरीज में उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स यहाँ पर अचीवमेंट्स को अचीव किया है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो बच्चा जो होना चाहिए वो इंडियन होना चाहिए, उसकी जो एज होनी चाहिए 5 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक होनी चाहिए। ठीक है, और 18 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए 31 जुलाई के रिस्पेक्टिव में देखा जाए। द एक्ट इंसिडेंट अचीवमेंट शुड हैव बीन विद इन 2 ईयर्स एटलीस्ट डेट ऑफ रेसिपेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, नॉमिनेशन ऑफ द ईयर, कंसिडरेशन। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया है। तो इसमें यहाँ पर ईच अवार्डी यहाँ पर जो होता है उसको मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और साइटेशन एक बुकलेट भी यहाँ पर उनको दी जाती है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं इस आर्टिकल के बारे में। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आप सभी को पता है कार्बन का एमिशन हो रहा है, ठीक है हो रहा है, हमें एमिशन को क्या करना है, कम करना है और क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। ओके फाइन, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मिनरल्स चाहिए। तो अभी तक जो हम मिनरल्स इंपोर्ट करते थे वो कहाँ से करते थे, चाइना से करते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, आप सभी को पता है। चाइना ने भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों पर बैन किया है। तो एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर हम एक कंट्री के ऊपर रिलाय रहते हैं तो चाइना की वैसे भी मोनोपोली है इतने सारे, जितने भी अगर हम देखते हैं अफ्रीका में जितने यहाँ पर हम कह सकते हैं मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, उस पर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाइना की मोनोपोली धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रही है। और हर जगह हम ये देख रहे हैं कि लाइक चाइना के पास मोनोपोली इसलिए स्टैब्लिश हो रही है कि कंट्रीज के पास यहाँ पे मिनरल है, लेकिन उस मिनरल को कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे अच्छी किसके पास है, चाइना के पास है। इसलिए चाइना की यहाँ पर मोनोपोली हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमने सोचा अगर हम चाइना के ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहते हैं, फिर उसके बाद रशिया आ जाता है। रशिया ने भी अपना जो सप्लाई था उसको रिड्यूस कर दिया, क्यों, ड्यू टू इन्वेजन होता है यूक्रेन के कारण और ये सारी चीजें होती हैं, तो इसके कारण उनका जो प्रोडक्शन है उसको वो थोड़ा कम करते हैं और यहाँ पर वो सप्लाई भी कम कर देते हैं। तो हम किसी एक या दो कंट्री के ऊपर तो यहाँ पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो हमें हमारा क्या करना है, मिनरल्स का ये जो मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया है हमें उसे डाइवर्सिफाई करना है। अब हम पहुंचे किसके साथ, कजाकिस्तान के साथ। अब इसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। सो इन दिस कंटेक्स्ट कजाकिस्तान आ क्लोज अलाई ऑफ इंडिया ऑफर अ वाइबल अल्टरनेटिव टू मीट इंडियाज रेयर अर्थ डिमांड। कजाकिस्तान इज अमंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। कजाकिस्तान में आपको बहुत सारे रेयर अर्थ देखने को मिलेंगे। सो विद न्यू दिल्ली इंक्रीजिंग एंगेजमेंट विद आस्ताना थ्रू the Connect Central Asia Policy and Connectivity Initiative such as International North-South Transport Corridor and Rare Earth Partnership could unlock significant economic benefit for both nation। तो ये दोनों नेशन को क्या करेगा, यहाँ पर फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, अब ये तो चलता ही रहेगा, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखो इसकी जो बॉर्डर है कजाकिस्तान की, ये रशिया के साथ यहाँ पर है। पहले ये सोवियत यूनियन का ही पार्ट थे, फिर देखो इसकी बॉर्डर आपकी
उज्बेकिस्तान में लगती है, और यहाँ पर देखो चाइना के साथ भी इसकी बॉर्डर है, और कजाकिस्तान के साथ भी इसकी बॉर्डर यहाँ पर शेयर हो रहा है। और ये कहाँ पर, ये कौन सा सी है, कैस्पियन सी, ठीक है, कैस्पियन सी में भी इनका यहाँ पर ये जो है इस कंट्री की एक बॉर्डर जो एक तरीके से कैस्पियन सी के साथ भी यहाँ पर मैच होती है। तो आपको ये जो है लोकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको इसकी लोकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कजाकिस्तान, तो इस आर्टिकल में यही है और ज्यादा कुछ नहीं। देखो, The India's COP29 pledge to achieve 1500 gigawatt of the renewable energy by 2030 highlights the importance of rare earth matter। तो जो हमारा यहाँ पर प्लेज है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट तक हम क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यहाँ पर हमें करना है। तो इसके लिए हमें रेयर अर्थ मेटल्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर पता चल रही होगी। तो लेकिन हम कहाँ से लेकर आएंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इन कंट्रीज के साथ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने जो रिलेशन है उसको अच्छे कर रहे हैं, और इनसे हम क्या करेंगे, हमारा जो रेयर अर्थ मेटल का जो ये मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।